हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज में। मेरा नाम है दिया मंडल और आज मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ क्लास 9 आईसीएसई का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कैबिनेट मिशन प्लान बना, देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात हुई। टोटल मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो टोटल थे 385। मगर पाकिस्तान अपनी डिमांड पे अड़ी हुई थी कि उनको एक अलग से मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट चाहिए। तो जब हमारे टेरिटरी से पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ कर लेता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में टोटल मेंबर्स रह जाते हैं 299। बाकी रेस्ट ऑफ द 86 मेंबर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट करते हैं एंड वो पाकिस्तान ही टेरिटोरियल में चले जाते हैं। तो हमारे कितने मेंबर्स बच जाते हैं? हमारे इंडिया की आज़ाद होने के बाद जो इंडियन टेरिटरी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 299 इंडियन मेंबर्स रह जाते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर एम बोले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी वो किस नज़र में रख के बनेगी, किसके ख्याल रख कर बना जाएगा। बेसिकली बोला जा रहा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाली है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए बनने वाली है एंड उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इंडियन सिटीजन के हर उस कोने कोने, जाति, रिलीजन, कास्ट, क्रीड तक पहुंचना जो उनके व्यू हो, उनके व्यू पॉइंट हो और उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को ड्राफ्ट कर पाए। तो इसी के लिए जितनी भी मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सारे शेड्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन को। हमारे जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान में बेसिकली ये इंश्योर किया गया था पहले कि 3 कैटेगरीज में क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इंडियन रिप्रेजेंट्स, फॉर एग्जांपल हम लोग ये बात कर सकते हैं कि इंडियन में 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया था जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले थे। पहले हो जाएगा जनरल, दूसरा हो जाएगा मुस्लिम कैटेगरी एंड तीसरा हो जाएगा सिख। बट बाद में क्या हुआ, कांग्रेस लीडर्स ने ये इंश्योर किया कि अदर जितनी कम्युनिटीज है वो भी क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे एंग्लो इंडियंस। अब ये एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं? एंग्लो इंडियंस उन्हें बोला जाता है जिनके मम्मी या पापा में से कोई इंग्लैंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो पापा हो या चाहे वो मदर हो, तो उनको बोला जाएगा एंग्लो इंडियन। देन चाहे वो इंडियन क्रिश्चियंस हो, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो, इन सबको अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा एंड इनके अकॉर्डिंग या इनकी ओपिनियन भी सुनी जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते वक्त। ये हमारा फर्स्ट जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था 1946 पे, ये उसकी कुछ पिक्चर्स है जहाँ पे हम प्रोमिनेंट जितने भी लोग थे उनके बारे में देख सकते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड जवाहरलाल नेहरू जी को भी। देन आगे देख सकते हैं कि एंग्लो इंडियंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे मिस्टर फ्रैंक एंटोनी एंड उसके साथ साथ मिस्टर एस.एच. प्रेटर इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंडियन क्रिश्चियन की बात करें तो डॉक्टर एच.सी. मजूमदार और जोसेफ डिसूजा इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। पारसीज जानते हो, टाटा, टाटा तो सुना ही होगा। टाटा जी जो है वो भी पारसी से ही बिलोंग करते थे। तो पारसी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? डॉक्टर एच.पी. मोदी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मुस्लिम लीग, वैसे तो उन्होंने बॉयकॉट कर लिया था, स्टिल तब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, जो मुस्लिम इंडिया में थे और इंडिया में रहना चाहते थे, उनके तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। वो होते हैं जफर इमाम और मोहम्मद सैदुल्ला, जो क्या कर रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिख से बोला जाए तो सिख से रिप्रेजेंट कर रहे थे सरदार हुकुम सिंह और उज्जवल सिंह। ये हमारे कुछ प्रोमिनेंट जो अदर कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जैसे एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस, एसटी, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सिख एंड मुस्लिम, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। अगर अब बात किया जाए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या थे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज को बनाने के लिए हम लोग पहले अपने दिमाग में गोल सेट करते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त भी हमने
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले एक गोल सेट किया था, जिसके बेसिस पे हमने कुछ टारगेट्स रखे थे, कुछ टारगेट या गोल्स रखे थे, जिसके बेस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये किस चीज को हाईलाइट कर रहा था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नेशंस गोल, मतलब ये हमारे देश को यूनाइटेड रखने के लिए और देश में संविधान को सबके लिए, जो सबके लिए हो, सबके लिए इक्वल हो, किसी से सबको इक्वालिटी मिले और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उसके बेस पे रख के इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को रखा गया। तो पहला क्या रेजोल्यूशन था? पहला था कि हमारा देश बनेगा रिपब्लिक। हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जब हम क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं, जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाते हैं एंड हमें कंट्रोल करने वाला कोई हायरार्की सिस्टम नहीं होता। हायरार्की सिस्टम जो मोनार्ची सिस्टम में होता है, मोनार्ची सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे राजा किंग है, देन उसके बाद जो उनके बेटे होंगे वो किंग बनेंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, हमारे हेड कौन है, हमें कौन रूल कर रहा है? हमें रूल करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट है वो हायरार्की वाइज नहीं चलते हैं, राइट। तो इधर बताया जा रहा है कि रिपब्लिक रहेंगे, मतलब हमारी कंट्री क्या होगी, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएगी और किसी हायरार्की रूल के अंदर नहीं आएगी। सेकेंड चीज, हमारे आइडियल्स क्या थे? हमारे आइडियल्स की अगर बात किया जाए तो हम बात कर सकते हैं कि आइडियल को बेस्ड रख के हम बोल सकते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये लोगों को गारंटी दे। मतलब रिपब्लिक हो एंड उसके साथ साथ लोगों को सोशली भी फ्रीडम मिले, पॉलिटिकली भी फ्रीडम मिले और इकोनॉमिक बेस में भी उनको डेमोक्रेसी मिले। ये गारंटी हम हर इंडियन सिटीजन को देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे जो हर सिटीजन्स के लिए कंपलसरी होंगे, ऐसे राइट्स जो हर सिटीजन्स को मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी माइनॉरिटीज़ है, जितनी भी बैकवर्ड क्लास है, उनके सेफगार्ड, उनको सेफ करके रखना, उनको संभाल के रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी। माइनॉरिटीज़ मतलब मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इन सबको उस समय माइनॉरिटीज़ में बोला जाता था और उनको संभालने की बात की जा रही थी। बैकवर्ड क्लास मतलब जो ट्राइब्स है, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो पिछड़े हुए हैं अभी भी, जिनको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारे इंडियन गवर्नमेंट की ही क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इसी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बने। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस प्रपोज किसने किया था? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था दिसंबर 13, 1946 में। इसमें बेसिकली हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले कुछ नेशनल गोल्स सेट करते हैं, उसके बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। एंड ये पास कब हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जनवरी 22, 1947 में ये बन के पास हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का कि जवाहर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था? तो जवाहरलाल नेहरू होगा। एंड उनके अलावा यहाँ पे बोल सकते हैं कि किन्होंने कब हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया था, तो यहाँ पे डेट आ जाएगा एंड सर जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, दिसंबर 13, 1946। एंड ये पास कब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ये जनवरी 22, 1947 में पास हुआ। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा आज मैंने जितना भी पढ़ाया। सो अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कुछ भी फीडबैक करना हो तो कमेंट करना भूलना नहीं।